हाय फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट ऑनलाइन क्लासेस कटिहार में। और आज हम फिजिक्स का वैसा महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं प्रकाश के परावर्तन चैप्टर से। फिजिक्स का पहला चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन, जिसमें पहला क्वेश्चन है प्रकाश का परावर्तन से आप क्या समझते हैं। तो याद रखिएगा, जब प्रकाश की किरणें एक सतह से टकराकर उसके बाद वापस लौट जाती है तो लौटने की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मान के चलिए ये एक समतल सतह है और यहाँ से प्रकाश आया और टकरा करके वापस लौट गया। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। यानी कि आपको कोई भी पूछेगा प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, तो सीधा बोलिएगा प्रकाश को किसी चमकीले सतह से टकराकर लौटने की क्रिया या घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आई होप, हम आशा करते हैं ये क्वेश्चन आप सभी को अच्छा तरह से समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है 2 नंबर क्वेश्चन है, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरे भाई लोग, एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या है क्वेश्चन? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, इसके नियमों को लिखें। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। पहला नियम क्या है? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम। पहला नियम है आपतित किरण, गौर से समझिएगा। आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। या ऐसे भी बोल सकते हैं आपतित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल सतह में होते हैं। और दूसरे कोण में लिखना है आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है, या आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। बस यही 2 नियम लिखना है। और ये मोस्ट वीवीआई है और ये बार बार एग्ज़ाम में आते हैं ऐसा क्वेश्चन। तो आप सभी जो है ये सब क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा। कभी भी पूछे प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है कभी कभी। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम कौन कौन से हैं, तो लिख दीजिएगा आपतित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल सतह में रहते हैं। दूसरा लिख देना है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आई होप ये क्वेश्चन भी आप सभी को अच्छा तरह से समझ में आया होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर पर। तीसरा नंबर में जो है हम वो क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो आप सभी के एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछ चुका है और ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, समझें। कई बार पूछ चुका है, वाहनों के अग्रदीप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है और क्यों। सबसे पहले बात जान लीजिए, वाहन क्या होता है। वाहन माने जितने भी प्रकार के गाड़ी हैं उसके आगे में जो प्रयोग किया जाता है, तो कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है पहले जान लीजिए। वाहनों के आगे में, तो वाहनों के अग्रदीप में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इस दर्पण से प्रकाश की किरणें टकराकर एक जगह जमा हो जाती है, यानी अभिसारित हो जाती है, जिससे एक शक्तिशाली किरण पुंज बनती है और उसे किसी एक जगह पर फोकस किया जाता है। यानी आप सीधा जानिए, अवतल दर्पण जो है उसमें क्या होता है, रोशनी जो है वाहनों के अग्रदीप में अवतल दर्पण जो लगाया जाता है, वो रोशनी जो है दर्पण से प्रकाश की किरणें टकराकर एक जगह में जमा हो जाती है। यानी एक जगह जमा हो जाता है तो एक जगह फोकस करता है, कोई भी चीज़ तुरंत दिखाई पड़ता है, ठीक ना, समझ गए होंगे। तो वाहनों के अग्रदीप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो वाहनों के अग्रदीप में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये किरणों को एक जगह जमा कर देता है, जिसके कारण हम जो है कोई भी चीज़ को आसानी से पूरा फ्रेश देख पाते हैं। इसीलिए वाहनों के अग्रदीप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और आप लोग को पता भी है अवतल दर्पण का प्रयोग किस लिए किया जाता है, बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के और चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन जो है ये भी आपके लिए बहुत उपयोगी क्वेश्चन है। हम वही क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के पश्च दर्पण के रूप में क्यों किया जाता है। यानी आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। उत्तल दर्पण का प्रयोग, यानी वाहन जो है बाइक चलाने वाला के पास जो है पीछे दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो याद रखिएगा,
उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के पश्च दर्पण के रूप में किया जाता है, क्योंकि ये हमेशा आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाते हैं और इस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बहुत ही अधिक होता है, क्योंकि ये बाहर की ओर वक्रित होते हैं, जिससे ड्राइवर अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देख सकते हैं। आप देखे होंगे किसी के जब गाड़ी में बैठे होंगे, छोटा सा दर्पण में बहुत सारी चीज़ों का प्रतिबिंब बनता है। तो आपको पता है कि अवतल दर्पण जो है छोटा छोटा प्रतिबिंब को भी दिखा देता है और इसका दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है। इसी कारण से उत्तल दर्पण का प्रयोग वाहनों में पश्च दर्पण के रूप में किया जाता है। ठीक ना। ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुके हैं एग्जाम में और आप सभी जो है अच्छा तरह से इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर बताएं। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर बताना है बाबू। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर बताना है तो यहाँ एक चीज़ छूट गया है, आपको लिखना है उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण में निम्नलिखित अंतर है। ये बाबू आप लोग लिख लीजिएगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में निम्नलिखित अंतर है। पहला अंतर क्या लिखना बाबू, एक बगल दे देना उत्तल दर्पण, दूसरा दे देना अवतल दर्पण। तो देखिए लिखिएगा, इस पर लिखिएगा, इसका परावर्तक सतह बाहर से उभड़ा होता है, यानी उत्तल दर्पण जो है बाहर के और क्या होता है, उभड़ा होता है। इनमें यानी इसका परावर्तक सतह अंदर धंसा होता है। तो आप लोग लिख दीजिएगा, ऐसे भी लिख सकते हैं, उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उभड़ा होता है और अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धंसा होता है। इनमें हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है, इनमें आभासी और काल्पनिक दोनों बनता है। या ऐसा भी लिख सकते हैं, उत्तल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है, अवतल दर्पण में वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बनता है। तीसरा नंबर में लिख देना बाबू, अवतल दर्पण या इनमें सीधा प्रतिबिंब बनता है या उत्तल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब उल्टा और सीधा दोनों बनता है। ठीक ना। और 4 नंबर में लिख देना है, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब छोटा बनता है या इनमें प्रतिबिंब छोटा बनता है, ये भी लिख सकते हैं। और इनमें प्रतिबिंब बड़ा, छोटा और वस्तु के आकार का बनता है। ठीक ना। या अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बड़ा बनता है, ये भी लिख सकते हैं। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। कोई दिक्कत बाबू? आप सभी को अच्छा तरह से समझ में आ गया होगा। हम आशा करते हैं आप सभी को अच्छा तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो आप सभी अच्छा तरह से समझ गए होंगे। तो देखिए इस तरह से अंतर लिख देना बाबू, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ना। फटाफट लिख देना। उत्तल दर्पण बाहर की ओर उभड़ा होता है, अवतल दर्पण अंदर की ओर धंसा होता है। उत्तल दर्पण हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है, अवतल दर्पण आभासी और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनाता है। हाँ, उत्तल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब बनता है, अवतल दर्पण में उल्टा और सीधा दोनों प्रतिबिंब बनता है। ठीक ना। कोई दिक्कत? आगे चलिए, आगे लिख देना है क्या लिख देना बाबू, उत्तल दर्पण छोटा प्रतिबिंब बनाता है और अवतल दर्पण बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। आई होप ये क्वेश्चन भी आप सभी को बहुत अच्छा से समझ में आया होगा बाबू लोग, बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। तो आप लोग अच्छा तरह से देख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के उपयोग को लिखें। ये बहुत बार पूछ चुका है, एकदम मोस्ट VVI क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछ चुका है। तो आप देखिए, अवतल दर्पण के निम्नलिखित उपयोग हैं। पहले नंबर में लिख दीजिएगा, इनका प्रयोग वाहनों के हेडलाइट में, आप लोग जानते हैं वाहनों के हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, लैंपों में, सर्च लाइट में, टॉर्च आदि में किया जाता है। पहला नंबर ये लिख दीजिएगा।
उसके बाद शेविंग यानी दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब ये नहीं सोचिएगा कि दाढ़ी जो बनाता है सामने में जो आईना रखता है वो अवतल दर्पण नहीं है। आप देखे होंगे कहीं गोल साइज का देखे होंगे, कहीं मेकअप वगैरह होता है वहाँ देखे होंगे गोल आईना जो रहता है गौर से दिखाता है वो है अवतल दर्पण, ठीक ना। अब दूसरा है दंत चिकित्सक तथा विशेष रोगी का परीक्षण करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, यानी डॉक्टरों द्वारा नाक कान की जांच करने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ये 3 उपयोग आप आसानी से लिख दीजिएगा। अधिकतर परीक्षा में 2 ही उपयोग पूछता है। आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोग को अच्छा तरह से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है उत्तल दर्पण के उपयोग को लिखें, तो आप सभी आसानी से लिख दीजिएगा। उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। आप लोग को अभी तुरंत पढ़ाए थे। उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। दूसरा नंबर लिख लीजिएगा, बाज़ारों व गलियों में स्ट्रीट लाइट यानी जिसको वेपर लाइट कहते हैं के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक ना। ये दो चीज़ आप लिख दीजिएगा। आई होप उत्तल दर्पण के उपयोग के बारे में भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पानी में डूबी हुई लकड़ी मुड़ी हुई प्रतीत क्यों होती है, ठीक ना। प्रतीत होती है क्यों? अब देखिए, जब पानी में लकड़ी का एक सीधा टुकड़ा डुबाया जाता है तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण वह मुड़ी हुई दिखाई देता है। किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। यानी किसी भी छड़ी का टेढ़ा मेढ़ा दिखाई पड़ना कौन सा अपवर्तन है? प्रकाश का अपवर्तन। जैसे ही प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है वैसे ही लंब दूरी से हट जाती है, जिसके कारण लकड़ी का टुकड़ा मुड़ा हुआ लगता है। समझ में आया बाबू? समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बार बार पूछते हैं, ये बहुत VVI हैं, समझें। अब देखिए इसमें क्या है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है? तो लिखिएगा, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये आने वाली प्रकाश की किरणें को अभिसारित कर देता है, यानी एक जगह जमा कर देता है। इसी गुण के कारण उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। समझ में आया? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है? तो सीधा लिखिएगा, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये आने वाली प्रकाश की किरणें को एक जगह अपसारित कर देता है, यानी एक जगह जमा कर देता है। इन्हीं गुण के कारण उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत VVI क्वेश्चन है बाबू, बहुत VVI है, ठीक ना। देखिए क्या कह रहा है, गोली दर्पण क्या है, ठीक ना। आपको बताए थे ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोली हो, समझे। गोली दर्पण क्या है? जिनके परावर्तक पृष्ठ क्या हो? गोल हो। एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी तो गोली दर्पण कहलाते हैं। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोल हो वो गोली दर्पण कहलाता है। ऐसा वक्रता त्रिज्या निकालना है, ये वक्रता त्रिज्या 20 दिया है, फोकस दूरी निकालना है तो बाबू फोकस दूरी को F से सूचित करते हैं। F बराबर R/2 लिख देना। R कितना दिया, यानी वक्रता त्रिज्या कितना 20 दिया है और 2 से भाग लगा देना। भाग लगाने पर ये कट जाएगा बाबू, 10 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसके नियम को लिखें। जब प्रकाश की किरणें किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इन 2 माध्यमों को अलग अलग करने वाली सतह पर किरण अपने पहले रास्ते से मुड़ जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। समझ में आया? जब प्रकाश की किरणें किसी एक माध्यम में जाती है, ठीक ना, एक माध्यम में जाती है तो इन 2 माध्यम अलग करने वाली सतह पर अपने पहले रास्ते से मुड़ जाती है, यानी प्रकाश को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने के बाद वो अपने पथ से विचलित हो जाना या विचलित हो जाता है, इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो याद रखिएगा, प्रकाश अपवर्तन के 2 नियम हैं, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक ना। उसके बाद दूसरा में लिखना है बाबू, दूसरा में क्या लिखना है, आपतन कौन कीजिया
आपतन कोण कीजिए I, अपवर्तन कोण कीजिए R का अनुपात एक नियतांक होता है। समझे? आपतन कोण कीजिए और अपवर्तन कोण कीजिए यानी I बराबर R होता है। I बराबर क्या होता है? R होता है। इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसे प्रायः n2 से प्रदर्शित करते हैं। इस नियम को स्नेल का नियम कहते हैं। यानी साइन I बटा साइन R के नियम को कौन सा नियम कहते हैं? स्नेल का नियम कहते हैं। ठीक ना? आप लोग को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ठीक ना? ये क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, अपवर्तनांक को परिभाषित करें। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 का कथन क्या अभिप्राय है? तो याद रखिएगा बाबू, तो अपवर्तनांक किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की चाल c और उस माध्यम में प्रकाश की चाल v का अनुपात होता है। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है। इसका अभिप्राय ये है कि हीरे में प्रकाश की चाल हवा में प्रकाश की चाल की अपेक्षा कम है, अर्थात 2/42 गुना है। ठीक ना? आई होप आज का क्लास आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। आप सभी हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड सबको भी भेजिएगा और हमें सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू टू ऑल। ठीक है बाबू, आज यहीं तक। समझे? चलिए, आप सभी चैनल पे जुड़े रहिएगा और अपने दोस्तों लोग को बताइएगा हमारे बारे में कि सर पढ़ाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और हम सब तरह के मतलब नोट्स को लेकर के आएंगे, वीडियो को लेकर के आएंगे। आप सभी साथ दीजिएगा तो मेरा हौसला बढ़ेगा। ठीक है, थैंक यू।